हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य है। हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है HD02 हिंदी साहित्य, जिसका विषय है कथा साहित्य के बारे में। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें 70 नंबर का पेपर आता है, 30 नंबर असाइनमेंट के होते हैं, 100 नंबर का होता है कुल, जिसमें 70 में से ए और बे से 3 खंड आते हैं। और इस कथा साहित्य में 2 क्वेश्चन आएंगे व्याख्या करनी है, जो आपके बोनस नंबर ही मानो एक तरह के 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के 2 प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। उसने कहा था कहानी के 2 प्रमुख पात्र लहना सिंह सूबेदारनी। लहना सिंह यह कहानी का मुख्य पात्र है, जो एक वीर और कर्तव्यनिष्ठ सैनिक हैं। कहानी में इसका प्रेम, त्याग, देश प्रेम प्रमुखता से उभरता है। सूबेदारनी लहना सिंह की बचपन की प्रेमिका और सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी थी। कहानी में वे लहना सिंह ने अपने पति और बेटे बोधा सिंह की रक्षा करने का वचन देती है, जिसे लहना सिंह कथे निभाता है। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन लाल वर्मा के 2 ऐतिहासिक उपन्यास के नाम लिखे। वृंदावन लाल वर्मा के 2 प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास है, गढ़कुड्डार और विराटा की पद्मिनी। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी चरण किस कहानी का पात्र है। कालिंदी चरण जयेंद्र कुमार की कहानी पत्नी का एक पात्र है। जो पत्नी जयेंद्र कुमार की कहानी है, यह कहानी सुनंदा और कालिंदी चरण नामक 2 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती हैं। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात की कहानी में प्रमुख पात्र का नाम लिखिए। पूस की रात कहानी के मुख्य पात्र हल्कू, मुन्नी, जबरा। हल्कू कहानी का मुख्य पात्र एक गरीब किसान जो ठंड में खेत की रखवाली करता है। मुन्नी हल्लू की पत्नी है, जो अपने पति के साथ गरीबी में जीवन यापन करती है। जबरा हल्कू का वफादार कुत्ता है, जो उसके साथ खेत में पहरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण किस राज्य का राजकुमार था। तो उत्तर है कपूरथला के राजसी परिवार में राजकुमार के रूप में जन्मे। सिंह का जन्म श्रीनगर में हुआ। उसका समय जम्मू कश्मीर और राज्य का हिस्सा था। उस समय जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था। अगले में, परमात्मा का कुत्ता कहानी में विदित व्यक्ति ने अपना नाम बताइए। क्या नाम बताया। परमात्मा का कुत्ता कहानी में वृद्ध व्यक्ति ने अपना नाम क्या बताया। तो परमात्मा का कुत्ता कहानी में वृद्ध व्यक्ति ने अपना नाम मोहन बताया है था। अगला, भीष्म शाह ने रचित कहानी का नाम लिखिए। भीष्म शाह ने रचित कहानी का नाम लिखिए। भीष्म जी ने उनकी कहानी की चर्चा सबसे अधिक होती है, जो विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। सांप्रदायिकता विरोधी हैं। अमृतसर से आ गया था निमित्त, जोर बख्श, पाली वीरा आदि जैसी कहानी लिखी। आगे खंड वे, चीप की दावत कहानी का वातावरण परिवेश का प्रकाश डालिए। चीप की दावत के वातावरण परिवेश पर प्रकाश डालिए। जिसमें चीप की दावत उत्तर है। चीप की दावत कहानी का वातावरण मुख्य रूप से मध्यवर्गीय शहरी का जीवन का है। इसमें दिखावे और अवसरवादिता की भावना प्रबल है। कहानी का परिवेश आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति के आधुनिकीकरण और उसके कारण पारिवारिक मूल्य में विघटन का दर्शाता है। कहानी में सोमनाथ नामक एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने बॉक्स
बॉस को खुश करने के लिए अपनी बूढ़ी माँ को छिपाने की कोशिश करता है, जो कहानी के वातावरण एक तनावपूर्ण और सामाजिक रूप से जटिल स्थिति में डाल देता है। अगला कहानी का वातावरण का विवरण। शहरी जीवन में कहानी के दिल्ली जैसे शहर में घटित होती हैं, जहाँ आधुनिकता और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मध्यवर्गीय मानसिकता। कहानी का मुख्य पात्र सामनाथ एक मध्यवर्गीय व्यक्ति था जो अपने नौकरी की तरक्की पाने के लिए हर संभव प्रयास करता था, जहाँ तक अपने पारिवारिक रिश्तों को नज़रअंदाज कर देता। नेक्स्ट, दिखावा और अवसरवादिता। कहानी में सामनाथ अपने बॉस को खुश करने के लिए घर में दावत का आयोजन करता है और अपनी माँ को छिपाने की कोशिश करता है, जो दिखावा और अवसरवादिता की भावना का उजागर करता है। पारिवारिक मूल्य का विघटन। कहानी में सामनाथ ने अपनी माँ के प्रति असंवेदनशीलता व्यवहार करता है, जो पारिवारिक मूल्य का विघटन को दर्शाता है। पश्चात संस्कृति का प्रभाव। कहानी में सामनाथ और उसकी पत्नी पश्चिमी संस्कृति के आधुनिकीकरण में डूबे हुए थे, जो उनके व्यवहार और सोच में स्पष्ट रूप से दिखाई देता। तनावपूर्ण माहौल। कहानी में सामनाथ द्वारा अपनी माँ को छिपाने की कोशिश के कारण घर में एक तनावपूर्ण माहौल बन गया। सामाजिक दबाव। कहानी में सामनाथ को सामाजिक प्रतिष्ठा भी चिंता थी, जो उसे अपनी माँ को छिपाने के लिए मजबूर करती। अगला क्वेश्चन है प्रश्न पुरस्कार। कहानी में मधुलिका के चरित्र की कोई 4 विशेषता बताइए। तो उत्तर है मधुलिका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी पुरस्कार के मुख्य पात्र हैं, जिसके चरित्र में कोई महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसकी 4 विशेषता हैं। कई महत्वपूर्ण विशेषता में देशभक्ति, स्वाभिमान, त्याग, कर्मठता। जिसमें पहली विशेषता है देशभक्ति। मधुलिका ने अपने देश कौशल के प्रति गहरी निष्ठा रखती है। ये अपनी भूमि पर बहुत प्रेम करती है और उसे किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहती। जब राजा उस भूमि के बदले पुरस्कार देने की पेशकश करती है, तो वे उसे ठुकरा देती है, क्योंकि वे अपनी ज़मीन को अपनी माँ के समान मानती है। वे उसे पता चला कि मगध का राजकुमार अणु दुर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, तो अपने देश की रक्षा के लिए कुछ दाव पर लगा देती है, यहाँ तक कि अपने प्रेमी अरुण को पकड़ा देती हैं। अगले स्वाभिमान। मधुलिका का स्वाभिमान युवती है। वे किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ लेने का इनकार करती हैं। वे राजकुमार अरुण के प्रेम प्रस्ताव को भी ठुकरा देती हैं, क्योंकि वे जानती है कि प्रस्ताव उसके स्वाभिमान को ठोस पहुंचाएगा। वे अपनी मेहनत और परिश्रम पर विश्वास करती थी और किसी भी प्रकार के चालाकी धोखेबाजी से दूर रहती। और त्याग में मधुलिका त्याग की भावना से भरी हुई थी। वे अपने देश और प्रेम के लिए कुछ भी त्यागने की तैयार थे। जब राजा उसे पुरस्कार देने की पेशकश की थी, तो वे अपने प्रेमी अरुण के लिए मृत्युदंड मांगती है। तो उसने देशद्रोह के अपराध में क्या था, यह उसका सबसे बड़ा त्याग था। उसके निस्वार्थ प्रेम देशभक्ति का दर्शाता है। कर्मठता में मधुलिका एक कर्मठ युवती है, जो अपने जीवन परिश्रम करके बिताती है। अपने खेतों में कड़ी मेहनत करती है और जो भी कमाती है उसे संतुष्ट रहती है। वे किसी भी प्रकार के आलस्य निष्क्रियता को पसंद नहीं करते। उसका परिश्रमी और कर्मठता उसके चरित्र को और भी मजबूत बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्याख्या सप्रसंग व्याख्या। निम्नलिखित गद्यांश के सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या गहन स्त्री की संपत्ति होती है, पति और किसी भी संपत्ति उसका अधिकार नहीं होता है। जब उन्हें पहन कर निकलती तो उतनी देर तक उच्छ्वास उसका हृदय लिखा रहता है और एक गहना मानव विपत्ति बाधा से बचने के लिए एक रक्षा अस्त्र है। किस बात का चिंता, इन्हें कोई उसके छीन न लेगा। आज मेरा श्रृंगार है, कल मेरा अदा न हो जाए। इससे प्रश्न व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है प्रसंग में यह गद्यांश किसी ऐसी स्त्री के बारे में है जो गहना को अपनी संस्कृति मानती है, संपत्ति मानती है। वह महसूस करती है कि पति की संपत्ति उसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन गहना ही उसके लिए एकमात्र संपत्ति है जिस पर उसका अधिकार है। और इसकी व्याख्या है
इस गद्यांश में स्त्री गहनों को अपनी संपत्ति मानती है और यह भी मानती है कि पति की अन्य संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। जब वे गहने पहनकर निकलती है तो खुशी मिलती है, उसका हृदय प्रसन्न हो जाता है। एक एक गहना उसके लिए एक रक्षक कवच की तरह है जो उसकी विपत्तियों बाधा से बचाता है। इसे किसी बात की चिंता नहीं है क्योंकि उसे विश्वास है कि कोई भी उसे उसके गहने नहीं छीन सकता। आज ये गहने उसके श्रृंगार है, कल वे उसके जीवन का आधार बनेंगे। यह गद्यांश स्त्री के गहना, निर्भरता और सुरक्षा की भावना को दर्शाता है। यह उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को भी दर्शाता है जब महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं था और उनके लिए एक तरह का सुरक्षा का साधन था, ये जो उस भविष्य के आने वाली मुश्किलों को बचाने में मदद करता। गहने ही संपत्ति। यह गद्यांश मता कि उसके समय महिला के लिए गहने ही एकमात्र संपत्ति है जिन पर उनका अधिकार था। सुरक्षा की भावना। गहनों पर विपत्तियों से बचाने वाला रक्षा कवच मानना स्त्री की सुरक्षा की भावना को दर्शाता है। भविष्य का आधार। गहनों को भविष्य का आधार मानना स्त्री के लिए गहनों का महत्वपूर्ण दर्शाता है। सामाजिक संदर्भ। यह गद्यांश उस समय के सामाजिक परिस्थिति को दर्शाता है जब महिला की संपत्ति का अधिकार नहीं था। और एक और है गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। पानी की राहत सांस ली, विमुक्त भाव से कहा, अब कहीं मन को चैन मिला। मेहनत तो खोया बात कुछ दूसरी है, पर कुएं में पानी न तो हम भी क्या करें। यदि कुएं का पानी नहीं छोड़ता तो जिंदा रहते उसे घेरते भले। लाचारी जो ने कराया बोड़ा है, कुएं में पानी न ही है, उसमें दिमाग देने रहे। इसकी सप्रसंग व्याख्या है। यह गद्यांश ऐसे व्यक्ति के मनोदशा का वर्णन करता है जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अब उसके पानी मिल गया तो पानी मिलने पर उसे राहत मिली, उसे चैन की सांस ही। हालांकि वे भी स्वीकार करता है कि पानी की उपलब्धता एक मजबूरी है। यदि पानी नहीं होता तो कुएं में कूदने जैसा बेवकूफ़ी भरे काम करने का मजबूर हो जाता। गद्यांश में पानी की राहत की सांस ले तात्पर्य है कि व्यक्ति को पानी की कमी के कारण बहुत परेशानी हो रही थी, अब पानी मिलने पर बहुत सुकून मिला। विमुक्त भाव से कहा का अर्थ है उसने बिना किसी झिझक के अपनी बात कही, जिसे पता चलता है कि अपनी भावना को खुलकर व्यक्त कर रहा है। अभी कहीं मन का चैन मिला से तात्पर्य है उसने अब जाकर शांति मिली है क्योंकि पानी की कमी से बहुत परेशान हो रहा था, बहुत परेशान कर रखा था। मैंने तो सोया बात कुछ दूसरी है। इसका अर्थ है कि पानी की उपलब्धता पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल है, पर कुएं में पानी न हो तो हम क्या करें। यह सवाल है कि जो दर्शाता है कि यदि पानी नहीं होता तो व्यक्ति क्या कर सकता है। वो अपने कुछ भी नहीं करने का मजबूर हो जाता। यदि कुएं का पानी नहीं छूटता तो जिंदा रहते उसे खेड़ते भला। एक सवाल है कि दर्शाता है कि पानी की कमी व्यक्ति क्या करने के मजबूर हो जाता है। लाचारी जो न कर पाए बोड़ा है का अर्थ है मजबूरी। व्यक्ति कुछ भी कर सकता, चाहे वह कितना भी बेवकूफ़ भरा क्यों नहीं हो। कुएं में पानी न हो तो उसमें दिमाग देने रहे करते। यदि कुएं में पानी नहीं है तो व्यक्ति कुएं में कूदने जैसा काम कर सकते हैं जो व्यक्ति के लिए खतरनाक काम है। इसका गद्यांश करते हैं निष्कर्ष। यह गद्यांश पानी के महत्व को दर्शाता है जो भी बताता है कि पानी की कमी में व्यक्ति किस हद तक जा सकता है। यह धार्मिक वर्णन है, हमें पानी के महत्व को समझाना मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस भी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। अगला क्वेश्चन है, वापसी कहानी मध्यवर्गीय समाज किस प्रकार की अभिव्यक्त हुआ है जो स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है उस परिवर्तक की कहानी वापसी में मध्यवर्गीय समाज का चित्रण, आधुनिकता और पारंपरिक मूल्यों का टकराव, बुजुर्गों के प्रति संवेदनहीनता और बदले पारिवारिक रिश्ते के संदर्भ में किया गया। कहानी में गजेंद्र और बाबू जो रेलवे से सेवानिवृत्त होकर अपने परिवार के साथ रहने आते हैं, अपने ही घर में अपेक्षित महसूस करते हैं। यह कहानी संयुक्त परिवार से विघटन
और व्यक्ति के अकेलेपन को दर्शाती हैं। साथ ही यह सिखाती है कि कैसे आधुनिकता के प्रभाव में पारंपरिक संबंध का महत्वपूर्ण बदल रहे हैं। मध्य वर्ग समाज का चित्रण, परंपरा और आधुनिक का टकराव। यह कहानी में गजाधर बाबू पारंपरिक मूल्य और परिवार के प्रति समर्पित व्यक्ति है, लेकिन उनके परिवार के सदैव से आधुनिक जीवन शैली और सोच के अनुसार ढल चुके हैं। यह टकराव कहानी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बुजुर्गों की अपेक्षा। गजाधर बाबू को अपने ही घर में अपेक्षा अलगाव का सम्मान करना पड़ता है। यह दर्शाता है कि जैसे कि आधुनिक समाज के बुजुर्गों के प्रति सम्मान और स्नेह कम हो रहा है। बदलते पारिवारिक रिश्ते। कहानी में पारिवारिक रिश्ते में प्रेम आत्मीयता की कमी दिखाई देती है। गजाधर बाबू और उनकी पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी है, जो आधुनिक जीवन शैली के कारण रिश्तों पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाती है। सेनावर्ती के बाद अकेलापन। कहानी में गजाधर बाबू सेनावर्ती के बाद अपने परिवार के साथ रहना है, लेकिन उन्हें वहाँ अकेलापन महसूस होता है। यह दर्शाता है कि कैसा आधुनिक समाज सेनावर्ती के बाद सामाजिक भावनात्मक रूप अकेला रहता है। संयुक्त परिवार का विघटन। कहानी में संयुक्त परिवार का विघटन भी दिखाया गया। गजाधर बाबू के परिवार सदस्यों के बीच आपसी समझ और सहयोग की कमी है, जो संयुक्त परिवार का विघटन कारण बनती है। निष्कर्ष है, कहानी वापसी कहानी के आधुनिक मध्यवर्गीय समाज में बदलते पारिवारिक मूल्य, बुजुर्गों के प्रति संवेदनता और व्यक्तिगत के अकेले की समस्या का उजागर करती है। कहानी में गजाधर बाबू के मध्य से यह दिखाया गया कि कैसे आधुनिक के प्रभाव में व्यक्ति अपने घर में पराया महसूस करने लगता है। वे अपने जीवन का अर्थ खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन। प्रसाद ने अपनी कहानी पुरस्कार के माध्यम से मानवीय यथार्थ का व्यक्त करते हुए स्पष्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार मानवीय यथार्थ का प्रेम, त्याग और राष्ट्रभक्ति के द्वंद्व के माध्यम से व्यक्त करती है। कहानी में मधुलिका, जो एक वीर सैनिक पुत्री है, अपने खेत और राज्य के लिए स्वेच्छा के त्याग देती है, जो उसके पुरस्कार स्वरूप मिलने वाली थी। यह त्याग न केवल उसकी देशभक्ति को दर्शाती, बल्कि उनके प्रति उनके भीतर प्रेम करते हुए के बीच संघर्ष को उजागर करता है। प्रेम और त्याग। मधुलिका को अपने खेत के लिए प्रति प्रेम और उसके राज्य की स्वेच्छा को सोपान कहानी में प्रेम और त्याग के गहरे मानवीय पहलू को दर्शाती हैं। यह जानती है कि वे खेत उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वे उसे उस राष्ट्र के हित को त्यागने में संकोच करती हैं। राष्ट्रभक्ति। मधुलिका का यह कार्य उसकी मजबूत राष्ट्रभक्ति का परिणाम। वे अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर राज्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करती हैं। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने देश के लिए बलिदान देने के तैयार हो सकता है। कहानी में मधुलिका ने मन प्रेम करते हुए के बीच द्वंद्व चलाया रहता है। वे अपने ही प्रेम करती है, वे अपने खेत से प्रेम करती है, लेकिन साथ ही वे राज्य के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं। वे द्वैत कहानी का गहराई मार्मिकता प्रदान करती है और मानवीय यथार्थ है। कहानी मानवीय यथार्थ, मानव संघर्ष और बलिदानों को दर्शाती है। यह दिखाती है कि कैसे मनुष्य अपने व्यक्तिगत इच्छाओं, भावनाओं को राष्ट्रहित में त्यागने को तैयार हो सकता है। इस प्रकार कहानी मानवीय यथार्थ का एक सख्त चरित्र प्रस्तुत करती है। अगला है खंड से, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यास के मनोवैज्ञानिक उपन्यास पर टिप्पणी लिखिए। आंचलिक उपन्यास और मनोवैज्ञानिक उपन्यास दोनों ही हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण विधाएं हैं। आंचलिक उपन्यास किसी भी विशेष जीवन शैली, संस्कृति और वातावरण को चित्रित करती है, जबकि मनोविज्ञान उपन्यास पात्रों के आंतरिक दुनिया, भावना को मानव मानसिक प्रक्रिया पर केंद्रित है। आंचलिक उपन्यास में आंचलिक उपन्यास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी विशेष अंचल क्षेत्र के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा जाता है। यह उपन्यास किसी अंचल की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थिति का चित्रण करता है, जिसमें अंचल विशेष के लोगों और भाषा, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन और उनकी समस्या का उजागर किया जाता है।
फणीश्वर नाथ रेणु का मेला आंचल हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है जिसमें बिहार के गांव के जीवन को दर्शाया गया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास। मनोवैज्ञानिक उपन्यास जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि पात्र के मन की गहराई में झांकने का प्रयास करता है। यह उपन्यास पात्रों की भावनाओं का विचार और मानसिक प्रक्रियाओं का उजागर करता है। इसमें पात्र के अंतर्द्वंद, मानसिक उलझनों और उनके जीवन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को दर्शाया जाता है। जयेंद्र कुमार हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का माना जाता है। और दोनों में अंतर क्या है? केंद्रीय विषय में आंचलिक उपन्यास किसी विशेष क्षेत्र में जीवन पर केंद्रित है, जबकि मनोवैज्ञानिक उपन्यास पात्र के मानसिक जीवन पर। और बाहरी और आंतरिक। आंचलिक उपन्यास बाहरी दुनिया, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति का चित्रण करते, जबकि मनोवैज्ञानिक उपन्यास आंतरिक दुनिया, मानसिक, भावनात्मक का। शैली में आंचलिक उपन्यास में अंचल विशेष की भाषा, बोली, संस्कृति का प्रयोग होता है, जबकि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में भाषा, शैली के पात्र के मानसिक स्तर के अनुसार बदलती हैं। अगला है उपन्यास के उद्भव विकास को समझे। उत्तर है उपन्यास के उद्भव और विकास को समझने के लिए हमें किसके साहित्य का इतिहास की दृष्टि डालनी चाहिए। उपन्यास का उद्भव। परिभाषा। उपन्यास का विस्तृत गद्यात्मक कथा है जिसमें समाज, व्यक्ति, परिवेश, जीवन दर्शन, समय, यथासंभव पूर्ण प्रभावी चित्रण होता है। उपन्यास का जन्म पश्चिमी साहित्य विशेषकर अंग्रेजी में हुआ, जो 17वीं शताब्दी में, जब यूरोप औद्योगिक क्रांति, नगर जीवन का विकास, मध्य वर्ग का उत्थान और मॉडर्न कला का प्रसार हुआ। जब उपन्यास जैसी विद्या का निर्माण हुआ तो पारंपरिक अंग्रेजी उपन्यासकार डैनियल डीफो, रॉबिन्सन क्रूसो, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन और आगे चलकर चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट आदि ने उपन्यास को परिष्कृत बनाया। अगला है हिंदी उपन्यास का उद्भव। हिंदी उपन्यास का आरंभ भारतेंदु युग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। सबसे पहले परिभाषा गुरु 1182 में श्रीनिवास दास को हिंदी के प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसमें तत्कालीन समाज, परिवार और नैतिक शिक्षा के चित्रण हैं। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट का मुंशी प्रेम नसीर के उपन्यास में आया। इस दौरान उपन्यास के नैतिक शिक्षा, सामाजिक सुधार, आधुनिक चेतना पर जोर देता है। हिंदी उपन्यास का विकास कैसे हुआ? तो हिंदी उपन्यास द्वितीय युग में 1900 से 1918 ईस्वी उपन्यास का यथार्थ समाज के अधीन निकट आया। प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार इसी काल में सक्रिय हुए। प्रेमचंद युग 1918 से 1936 हिंदी उपन्यास का स्वर्ण युग है। प्रेमचंद ने उपन्यास समाज, जीवन, विकास, किसान जीवन से जोड़ा। उपन्यास सेवा, सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कर्म भूमि, गोदान, इन उपन्यास का सामाजिक यथार्थ, आर्थिक विषमता, ग्रामीण जीवन, स्त्री स्थिति और राष्ट्रीय चेतना का चित्रण मिलता है। प्रगतिवादी युग समाजवादी दृष्टिकोण वर्ग में संघर्ष का चित्रण है, जिसमें प्रमुख उपन्यास रागे राघव, कब तक पुकारे, भागवती चरण वर्मा चित्रलेखन, यशपाल दिव्या, देशद्रोही, प्रेमी तेरी इस बात की, प्रयोगवादी नई कहानी योग्य 1950 से 1970, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, अस्तित्ववादी चिंतन का प्रभाव, उपन्यासकार यज्ञनीय नदी के विद्युतीय शेखर, एक जीवनी इंद्रिय विजय वर्मा निराला, समाज की जगह व्यक्ति का अंतर जागत पर ध्यान है। आधुनिक काल 1970 से अब तक, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, उत्तर आधुनिकता, वैश्वीकरण, तकनीकी युग की चुनौती का उपन्यास का हिस्सा बनी। प्रमुख उपन्यास मनु भंडारी, आपका बंटी, माँ भोज, नागार्जुन, बलचनम्मा, कृष्णा, सोबती, जिंदगी नामा, सुभद्रा कुमार चौहान, कृष्णा, अग्निहोत्री, कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, निर्मल वर्मा, अंतिम अरण्य, लालटेन की छत। निष्कर्ष है, उपन्यास एक आधुनिक विधा है जो व्यक्ति के समाज के जटिल क्षमता को दस्तावेज। यूरोप में मध्य वर्गीय जीवन का यथार्थ उपजब था। हिंदी में सामाजिक सुधार, फिर भी ग्रामीण यथार्थ, प्रगति, प्रेम
प्रगति प्रयोगवाद और अब स्त्री दलित और उत्तर आधुनिक विमर्श तक का सफर तय कर चुका है। आज हिंदी उपन्यास विश्व स्तर का मान्यता प्राप्त कर रहा है। अगला है परमात्मा का कुत्ता, कहानी के मूल विवेचना का स्पष्ट कीजिए। परमात्मा का कुत्ता प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव की कहानी है। यह कहानी सामाजिक विसंगतियों, धार्मिक पाखंड और वर्ग भेद पर गहरी चोट करती है। कहानी का सारांश है, कहानी एक कुत्ता मंदिर में चला जाता है। मंदिर की पुजारी और भक्त उसकी अपवित्र मानते हैं, वे उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मार पीटते हैं, क्योंकि उनके अनुसार वे मंदिर पवित्र भंग कर देता है। दूसरी ओर वह कुत्ता अमीर लोगों की गाड़ी के पास होता है, उसके प्यार मिलता है, उसकी देखभाल होती है। मूल संवेदना सामाजिक विषमता, वर्ग भेदभाव की आलोचना। कहानी में यह दिखाती है कि इंसान और जानवर दोनों की कीमत उनकी स्थिति और स्थान के तय करती है। मंदिर में वही कुत्ता अपवित्र, पर अमीर घर में वही प्यारा पालतू बन गया। यह समाज की दोहरी मानसिकता का उजागर करता है। धार्मिक पाखंडता पर प्रहार। मंदिर जो परमात्मा का घर माना जाता है, वहाँ एक सूर प्राणी कुत्ता भगवान का पानी न मानकर अशुद्ध समझा जाता है। यह संदेश मिलता है कि धर्म और पूजा केवल दिखावा बनकर रह गए। मानवता का प्रश्न लेखक यह बताता चाहता है कि असली धर्म करुणा, दया, सहानुभूति है। अगर हम ऐसे जीवन को मंदिर में मार कर निकालते हैं तो हमारी भक्ति, ईश्वर प्रेम निरर्थक हो जाते हैं। व्यंग्यात्मक स्वर। कान में व्यंग्य यह है कि परमात्मा का घर कहलाने वाले मंदिर में परमात्मा का कुत्ता भी जगह नहीं पा सकता। इस कहानी का निष्कर्ष है, इस कहानी का मूल संवेदन है कि समाज में व्यापक पाखंड, असमानता, धार्मिक रूढ़ियाँ असली मानवता, ईश्वर भक्ति की भावना को दबा देती है। लेकिन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यदि ईश्वर पर हर जीव में है तो फिर किस प्रणाली के अपवित्र मान का तिरस्कार करना तक उचित है। अगला कहानी है, अगला क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी के तत्व पर आधारित विवेचन कीजिए। तो उत्तर है, उसने कहा था हिंदी की प्रसिद्ध कहानी, उसके लेखक चंद्रदत्त वर्मा गुलेरी हैं। उसने हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानी में गिना जाता है। यह कहानी प्रेम, कर्तव्य, बलिदान, देशभक्ति का अनूठा संग्राम है। अब इस कहानी के तत्वों के आधार पर हम विवेचित करते हैं। कथानक। कहानी का कथानक अत्यंत सख्त और धार्मिक है। लोहार के बाजार में बालिका मुलाकात प्रारंभ होती है। नायक का निष्पाप प्रश्न है, तुम्हारी कुड़माई हो गई क्या? तो आगे की घटना पृष्ठभूमि तैयार करता है कि बाद में भी बालक जवान होकर सैनिक बनता है और संयोग से युद्ध उसी बालिका के पति अपने अधीन सैनिक के रूप मिलता है। युद्ध के समय वह नायक उसके अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस बालिका के पति को बचाता है। चरित्र चित्रण। नायक, यह लड़का, यह सैनिक। नायक 10 प्रतिज्ञा, निष्ठावान और त्यागी हैं। बाल्यकाल का स्नेह और वचन निभाने के लिए प्रणोत्सुक करता है। बालिका नायिका सरल, भावुक और भारतीय स्त्री संस्कारों के युक्त है। उसका बचपन का स्वाद पूरी कथा को दिशा देता है। नायिका का पति युद्ध भूमि में उपस्थित सैनिक, जिसके जीवन की रक्षा के लिए नायक स्वयं बलिदान देता है। चरित्र सजीव, धार्मिक, आदर्शवादी हैं। संवाद है। कहानी में संवाद अत्यंत स्वाभाविक और प्रभावशाली है। विशेषकर तेरी कुड़माई हो गई, यह संवाद पूरे कथानक की रीढ़ और कहानी के अमर बना देती है। संवादों में संक्षिप्तता और गहराई है। परिवेश। कहानी का परिवेश 2 स्तर पर है। लोहार की पारंपरिक सांस्कृतिक परिवेश बाल्यकालदशी है। युद्ध भूमि का रोमांचक, तनावपूर्ण, बलिदान, ओतप्रोत वातावरण, दोनों परिवेश कहानी के जीवन यथार्थपरक बनाते हैं। भाषा और शैली। गुलेरी जी की भाषा संजीव, सहज, प्रभावशाली है। कई पंजाबी शब्दों का प्रयोग स्थानीयता को सख्त करता है और शैली संवेदनात्मक
भावनात्मक हैं और जो कथा को हृदय स्पर्शी बनाती हैं। प्रमुख भाव प्रेम और वचनबद्धता, नारी के प्रति आदर, कर्तव्य और त्याग की भावना, देशभक्ति के और आत्म बलिदान। कहानी की संवेदना, कहानी की मूल संवेदना यह है कि सच्चा प्रेम स्वार्थी रहता है, त्यागमय होता है। नायक अपने बच्चे के वचन को निभाने के लिए प्रसंग करता है, जो प्रेम को मानता और भारतीय संस्कृति निष्ठा प्रकट करता है। निष्कर्ष उसने कहा था कि हिंदी कहानी के साहित्य की मील का पत्थर यह कहानी का केवल प्रेम कथा नहीं है, बल्कि त्याग, निष्ठा करते हुए देशभक्ति का अमर कथा है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर वीएमओ संबंधित सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो पर जाकर देख सकते हैं।